हमारा चैप्टर था केदारनाथ अग्रवाल का, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंखों को चमकाता। देखिए जब यहाँ पर लेखक ने बताया था कि एक तालाब है, बड़ा सा पोखर यानी तालाब है, उस तालाब के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो कल मैंने आपको ये समझाया था कि जब सूरज की रोशनी उस तालाब पर पड़ती है तो वो जो सूरज है वो किसमें दिखाई दे रहा है, तालाब के अंदर देता है। जब हम कोई चकाचौंध चीज को जब देखते हैं तो अपनी आंखों में भी उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है, और जब हम दूसरी तरफ उस नजर को उठा के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो प्रतिबिंब जो रोशनी देखी थी वो ही रोशनी मेरी आंखों के साथ उठ के यहाँ से वहां चल जाती, तो उसकी एक शेप जो बनकर इस तरह से आती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चमकाता। लेखक ने देखा कि तालाब के अंदर जब सूरज दिखाई दे रहा है और उसको बहुत ध्यान से आंखों से उसको देखता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और जब अपनी नजरें वहां से हटाता है तो ऐसे लगता है कि उस गोलाई से वह उठ करके जब उसकी आंखें आती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो एक चांदी का वो खंबा हो। आगे इस लाइन का अर्थ आपको समझ में है? कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। यहाँ पर कवि का कहना है कि तालाब के किनारे पर छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद आपने देखा होगा कि समुद्र के तालाब के किनारे जो पत्थर होते हैं वो काफी गोल और चिकने होते हैं, उनमें कॉर्नर्स नहीं होते। देखा है कभी, ध्यान दिया इस चीज को? यस है ना? क्यों हो जाते हैं वो गोल, क्या कारण है? पानी की वजह से। पानी के कारण, पानी के भाव से उसमें गोलाई आने लग जाती है, चिकनाई होती है, यानी शेप बनने लग जाती है उसकी। तो वो पत्थर आपने देखा होगा कि जैसे जब मकान बनता है, बजरी होती है, बजरी में भी जो पत्थर होते हैं ना वो नुकीले नहीं होते, वो हमेशा गोल होते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि तालाब के किनारे पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो इकट्ठे हैं और पी चुके चुपचाप पानी। ऐसा लगता है कि मानो वो चुपचाप पानी पी रहे हों। कैसे पी रहे होंगे कि जब हवा चलती है, हवा के झोंकों से लहरें उठती हैं तो उन लहरों के कारण उन पत्थर तक आती हैं, टकरा के वापस लौट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो लहरों का जो पानी है वो पत्थर स्वयं पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी। अब प्यास जाने कब बुझेगी का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो पत्थर जो ये तालाब के किनारे पर हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, वहां से उसे कोई जब तक उठाएगा नहीं तब तक पत्थर अपनी जगह से को छोड़कर नहीं जाते। तो ऐसा लगता है कि जो पत्थर सदियों से वहां पर, सालों से वहां पर हैं, तो यानी वो अभी भी प्यासे हैं, इसीलिए वो वहां पर पड़े हुए हैं। तो न जाने उन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। अब यहाँ पर भी जो अब यहाँ पर भी देखो क्या कह रहे हैं कि उसी यहाँ पर आपके सामने पिक्चर भी है कि यहाँ पर कवि का कहना है कि उसी तालाब में जहां पर भी पत्थरों की चर्चा की थी वहीं उस तालाब में क्या खड़ा हुआ है, बगुला खड़ा है, जो कि चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, अपने पैरों को पानी में डुबो करके वहां पर एक टांग पर खड़ा हुआ है। ये भी आपको मैंने कारण बताया था कि बगुला हमेशा ज्यादातर आप देखोगे गांव में तो एक टांग पर ज्यादातर समय खड़ा रहता है। उसका तात्पर्य क्या था, किस कारण से होता है, वो भी मैंने बताया था कि जिस प्रकार उस पानी में जो मछलियां या जो जीव हैं उनको वो इस तरह से लगे मानो कोई पौधा हो, तो जैसा ही वो उनके आसपास अब आता है तो बगुला अपनी चोंच डाल करके उसका शिकार करके ले लेता है। इसीलिए बगुला पानी में जो है अपने पैरों को डुबो करके खड़ा हुआ है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और बिल्कुल शांत होकर के वो उस जगह पर खड़ा रहता है, और लेकिन वो शांत होने के बाद भी उसका कोई उद्देश्य से खड़ा होता है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि कवि क्या कहता है कि आप किसी भी स्थिति में रहो लेकिन अपने उद्देश्य को मत भूलो। अब यहाँ पर बगुले का क्या उद्देश्य है, बगुले का उद्देश्य है
कि उस अपना मछली का शिकार करना। तो वो ध्यान मुद्रा में खड़ा हुआ है और खड़े होकर के, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ पर है, उस मछली के ऊपर है जो उसके पास में आएगी और उसका जिसका वो शिकार करेगा। देखते ही मीन चंचल, मीन को चंचल क्यों बताया है, ये मैंने बताया था कि मछली को कभी हमने स्थिर खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। कभी पानी में नहीं तो एक्वेरियम वगैरह में जब हम देखते हैं तो मछली कभी भी स्थिर खड़ी नहीं होती है, उसमें चंचलता होती है, वो घूमती रहती है पानी में। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि बगुला जब ध्यान मग्न होकर के उसको देखता रहता है, तो देखने के साथ ही जैसे ही मछली उसके आसपास आती है, उस हलचल से फटाक से वो क्या करता है, ध्यान इंद्रा त्यागता है, अपने ध्यान को त्याग करके अपनी चोंच को डुबो करके उसका शिकार कर लेता है। चट दबाकर चोंच में नीले गले में डालता है, और जैसे ही मछली आई उसको चोंच डाल करके उसको ले लेता है और सीधा अपनी गर्दन में, क्योंकि वो चबाने वाला सिस्टम तो इसका है नहीं, वो सीधा उसको गले में निगल जाता है, नीचे गले में डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अब यहाँ पर जब प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करता हुआ कवि जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, जहाँ आपने उसने पत्थर और सारस के बारे में बताया, सूरज के बारे में बताया, वही उस वीरान जगह पर अनेक प्रकार के पक्षी भी वो देखने को उसको मिलते हैं। तो अब जब आगे वो कभी बता रहा है कि एक जो चिड़िया उसको दिखी जिसका सिर क्या है, माथा मतलब सिर, उसका सिर कैसा है, सिर उसका है काला, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, और उसके जो पंख है वो कौन से रंग के हैं, सफेद रंग के, यानी सिर जो ऊपर से है वो तो काला है और उसके पंख सफेद रंग के हैं। श्वेत पंखों, श्वेत का मतलब सफेद, पंखों के झपाटे, झपाटे का मतलब होता है झपट्टा मार जाना, एकदम झटके से जब कोई चीज अपन छीन के उठाते हैं तो वो कहलाता है झपाटे। मार फौरन, फौरन मतलब बिना क्षण, एक क्षण भी व्यर्थ किए, फौरन मतलब जो जहाँ समय व्यर्थ नहीं किया जाता। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अब यहाँ पर भरे जल के हृदय, हृदय का मतलब यहाँ पे किसको क्या है, जल का हृदय क्या हो गया, तालाब, यानी जहाँ तालाब में पानी है, ठहरा हुआ पानी है, उस तालाब पर वो काले सिर वाली और सफेद पंखों वाली जो चिड़िया है वो झपट्टा मारती, मतलब उड़ रही है, उड़ते उड़ते उसने पानी में ऊपर झपट्टा मारा और एक उजली चटुक मछली, और उसमें से क्या निकाल लेती है, वो अपनी एक मछली को निकाल लेती है। उसका ध्यान भी वही इस मछली को वो शिकार करने का है। जैसे ही वो उसके पास समुद्र तालाब के पास जाती है और मछली दिखती है तो उड़ते उड़ते ही वो झपट्टा मार लेती है। देखो सभी को मैंने अभी कल भी बताया था, शिकार करने का अलग अलग तरीका है। सारस क्या होता है, पानी में ही खड़ा होकर के मछली का इंतजार करता है कि कब मछली आएगी और मैं उसको ले लूंगा। लेकिन यहाँ जो दूसरी चिड़िया का बताया गया वो पानी में खड़ी नहीं होती बल्कि उड़ रही है, और उड़ते उड़ते आकर के उसने मछली का शिकार कर लेती है। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और उस चिड़िया की क्या है, चोंच जो है पीले रंग की है, सिर काले रंग का है, सफेद रंग के उसके पंख हैं और चोंच का रंग उसका पीले रंग का है, और उस पीली चोंच में उस मछली को दबाकर दूर उड़ती है गगन में और आसमान में उड़ जाती है। मतलब उसको वो बैठ करके उसका शिकार नहीं करती है, खा नहीं रही, बल्कि उड़ते उसने उसको पकड़ लिया, झपट्टा मारा और उड़ते ही उड़ते उसने खा लिया। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कवि है जहां बैठा हुआ है वही उससे भूमि ऊंची है जहां पर, वहां से थोड़ी दूर पर जब वो देखता है कि थोड़ी सी जो भूमि है वो ऊंचाई पर है और रेल की पटरी गई है उस ऊंची भूमि के ऊपर, यानी वो नीचाई पर बैठा है और थोड़ी सी जब ऊंची मिट्टी के ढेर के बाद में देखता है तो भूमि ऊंची है और उस ऊंचाई पर क्या होता है, रेल की पटरी जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि वो चाहे तो यहाँ से अपने गंतव्य तक जा सकता है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, कि अभी जो ट्रेन की पटरियां तो दिख रही है मतलब, लेकिन कोई ट्रेन अभी तक नहीं आई है। तो वो कह रहे हैं
कि ट्रेन का टाइम नहीं है। अब टाइम शब्द कौन सा हो गया अपना, विदेशक शब्द में आ जाता है ना, समय। हिंदी में टाइम शब्द इंग्लिश का है, लेकिन यहाँ पर उसको विदेशी शब्द में काउंट करेंगे। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ, जाना नहीं है। और कभी उस प्राकृतिक दृश्य में इतना उससे हो गया है कि वो वहां से छोड़कर उस जगह को जाना नहीं चाहता। वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, लेकिन फिर भी वो वहां से छूट करके नहीं जाना चाहता। आगे है यहाँ पर, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो कवि है वो अब एक चित्रकूट का, जो उसके पास जब थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर चित्रकूट स्थान है, उसका वर्णन, उसके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए बता रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। बांझ शब्द का अर्थ होता है, बांझ शब्द वैसे लिया जाता है स्त्री के लिए कि जिनके संतान सुख जिसको नहीं मिल पाता वो बांझ कहलाता है, जहां पर कुछ पैदाइश नहीं होती। भूमि को बांझ वो कहा जाएगा कि जहां पर बंजर जिसको बोल सकते हैं, बंजर, जहां जिस भूमि पर कुछ भी ना उगता हो। कोई भी चीज अगर हम बोते हैं तो उसमें से धरती में से निकल जाता है पौधा, लेकिन जिस धरती पर बीज बोने पर उसमें से किसी प्रकार की पौधा नहीं निकलता तो वो जमीन क्या कहलाती है, बांझ यानी बंजर कहलाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भूमि को बांझ यानी औरत की वो दी है, बांझ शब्द दिया है। चित्रकूट के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो चित्रकूट की अनगढ़, अनगढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है अनगढ़ का मतलब, किसका विलोम है ये, नहीं पता। गढ़ना, घड़ना, एक चीज होती है ना घड़ा, मैंने ये चीज घड़ी है, घड़ी होती है यानी जिसको आप उसकी रचना करते हैं, उसमें एक शेप बनाते हैं सुंदर। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार मटका बनाता है तो उसको घड़ता है, उसकी एक शेप देता है, हाथों से उंगलियों से करके उसको एक शेप बनाता है, तो उसको वो घड़ता है, उसकी शेप सुंदर होती है। और आप भी जब मार्केट में जाओगे तो ज्यादा खूबसूरत चीज उसको लेना पसंद करते हो, नहीं घड़ दिया। अनघड़ का मतलब होता है जिसको घड़ा नहीं गया हो, जो अपने आप में प्राकृतिक रूप से जैसी है वैसी, जैसे पहाड़ है, पहाड़ को हम में से किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप में ऊंचे हैं, नीचे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जैसे भी है वो अपने आप में है, यानी जिनको घड़ा नहीं जा सकता, जिसकी रचना में शेप नहीं दी जा सकती, जो प्राकृतिक है। तो चित्रकूट की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कोई ऊंची नीची जो पहाड़ियां हैं, वो उन पहाड़ियों के बारे में जो अनगढ़ी हुई, ऐसा लगता है कि मानो जिनको घड़ा नहीं गया, अनगढ़ी हुई हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। अब जहां पहाड़ है वहां पे मिट्टी की कमी हो गई, जहां मिट्टी नहीं है तो वहां पर पौधों का होना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा है दूर दिशाओं तक फैली है, यानी जहां तक कभी दूर तक देखता है वहां पर केवल पहाड़ी ही पहाड़ी नजर आती है। उस पहाड़ी पर, बांझ भूमि पर, उस बंजर जमीन पर जहां कुछ भी न उग पाता हो, वहां पर क्या उगा हुआ उसने देखा, रीवा का पेड़। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जहां पर कुछ भी नहीं उगता वहां किसके पेड़ हैं, रीवा के पेड़ है। रीवा एक पेड़ों की प्रजाति है, ऐसा पेड़ होता है जिस पेड़ पर केवल कांटे ही कांटे होते हैं, इसमें ना तो कोई पत्ते होते हैं, ना फूल होते हैं, ना फल होते हैं, ना उसकी शाखाएं हरी होती हैं, सूखी शाखाएं होती हैं, और केवल उसमें से जो निकलते हैं कांटे ही कांटे होते हैं। उसमें कटीला वृक्ष जिसको बोलते हैं वो होता है रीवा का वृक्ष। ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलता है, पहाड़ी इलाकों पर उगता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि इधर उधर रीवा के पेड़, यहाँ वहां अगर दूर तक दृष्टि जब डालता हूँ या तो मुझे पहाड़ियां नजर आती हैं, और अगर उस बंजर जमीन पे अगर कुछ उगा हुआ दिखता है तो वो है रीवा का वृक्ष दिखाई देता है। कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब कुरूप शब्द का मतलब समझ में आता है कि जिसमें रूपता नहीं हो, सौंदर्य नहीं हो, हरियाली ना हो, रंग ना हो, तो वो चीज क्या होगी, कुरूप हो। पेड़ कैसा है, कांटेदार है, तो कांटा ही अपने आप में हमको नकारात्मकता दर्शाता है।
दूसरा उसमें हरियाली नहीं है, सौंदर्य नहीं है। एक होता है ना कि सूखा हुआ पेड़ है और एक हरियालीदार पेड़ है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? जहाँ हरियाली है। एक गार्डन आपका है जहाँ सूखा है, उजाड़ है, कहीं पौधा नहीं है, सब कुछ जो भी है वो सूखा हुआ है, और उसी के पास में मान लीजिए दूसरा आपका जो गार्डन है वो कैसा है? हरियाला, रंग बिरंगे उसमें फूल है, हरी हरी घास है, पेड़ पौधे लगे, तो आदमी को कहाँ जाना अच्छा लगेगा? उस हरियाली जगह। तो इसीलिए यहाँ पर इस पौधे को, ये इस पेड़ को कुरूप किया कहा गया। ना तो इसमें छाया देने के लिए वृक्ष है, वृक्ष का काम क्या होता है? छाया देना, फल देना, फूल देना। अब जो चीज ये सारी चीजें नहीं दे सकती तो उसको क्या कहेंगे हम? कुरूप। इसीलिए इस पेड़ को दिखा भी रखा है आपको, इसीलिए इस पेड़ को कुरूप कहा गया है। लेकिन आगे जब कवि थोड़ा सा और आगे देखता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, एक साउंड, एक है ना स्वर सुनाई देता है। वो स्वर किसका है? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का सर टै 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 टै। वहीं पोखर के पास में जहाँ कुछ दूरी पर पानी भरा हुआ था, उसी पोखर के पास में से कुछ टै टै करने की आवाज सुनाई पड़ती है। लेकिन उस निर्जन स्थान पर वो टै टै की भी आवाज बहुत रसीली लगती है, मीठी लगती है, और ऐसा लगता है कि मानो उसकी वो आवाज भी जैसे रस टपकाने वाली हो। क्यों रस टपकाने वाली लगती है? क्योंकि जो वो सुनसान जंगल है, उस जंगल निर्जन स्थान पे जहाँ केवल पहाड़ी ही पहाड़ी है, कवि के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है, तो ऐसे स्थान पर उस जो एक जो चलायमान जीव है तोता, उसकी आवाज भी उसको काफी मधुर और मीठी लगती है। आगे देखिए, यहाँ तक एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं यही क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके आगे देखते हैं। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। देख लीजिए बेटा जल्दी से। नाइन्थ क्लास, कुछ पूछना है? चले आगे चले। यस मैम। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली क्या है? किसका पर्यायवाची है वनस्थली? वन का, है ना, जंगल का, वन का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर कवि थोड़ा और, क्योंकि देखिए जो कवि है वो वहीं पर रुका हुआ है। जैसे अब हम कहीं मान लीजिए अब कहीं जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थान पर जाते हैं तो हम थोड़ी देर पे कुछ देखते हैं, फिर थोड़ी देर पे कुछ देखते हैं, थोड़ा रास्ता आगे निकलते हैं तो कुछ दिखाई देते हैं। वैसे ही कवि उसी जगह घूम रहा है और जो जो वो देखता जा रहा है उसको अपनी कविता के माध्यम से उसका मानवीकरण करके हम लोगों के सामने उसने प्रस्तुत किया है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। हृदय चीरता का मतलब होता है उस वीरान जगह, उस विजन जगह पर जब जहां पर किसी तरह की भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती है, तो ऐसा लगता है कि कोई एक आवाज है, कोई जो उस वनस्थली का हृदय चीरती हुई सुनाई पड़ रही है। यानी उस जंगल में वो जो आवाज सुनाई दे रही है, लगता है कि मानो उस वनस्थली का हृदय को चीर रही हो। उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं। अब जहां पर थोड़ी दूरी पर उसको तोते की आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं थोड़ी दूर पे दूसरी तरफ से उसको सारस के स्वर का भी आवाज सुनाई देती है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में, ज्यादातर शहरों में तो ये सब चीज संभव नहीं है, लेकिन गांव में तालाब के किनारे जो पक्षी उड़ करके आते हैं उनकी अलग अलग आवाजें सुनाई हमको देती हैं। तो वो कहते हैं कि उठता गिरता। अब उठता गिरता शब्द क्यों आया है? जब कोई तेज आवाज बहुत तेज होती है, फिर हल्की हो जाती है, फिर तेज होती है, फिर हल्की, यानी स्वर में आरोह अवरोह जो होता है, इसलिए यहाँ पर उठता और गिरता शब्द आया।
उठता मतलब जब तेज आवाज आती है तो उठता, और गिरता मतलब जब आवाज थोड़ी सी हल्की हो जाती है, नहीं कम हो जाती है। उठता गिरता सारस का स्वर, स्वर यानी आवाज, जब स्वारस के बोलने की आवाज आती है तो उसके शब्द उठते और गिरते नजर आते हैं, सुनाई पड़ते हैं। टेटो टेटो, टेटो टेटो मतलब यहाँ पर उस सारस की जो आवाज है, साउंड है, उस साउंड के लिए टेटो शब्द आया है। इसका पर्टिकुलर कोई अर्थ नहीं है। जैसे तोते का शब्द हमने साउंड सुना था, टे टे टे, इसका टेटो टेटो शब्द है। यस मैम। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अब यहाँ पर कवि अपने इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर इससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि कवि को यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। और अब कवि का मन क्या कर रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं भी उड़ जाऊं। कहाँ उड़ जाऊं? पर फैलाए सारस के संग, काश मेरे भी पंख आ जाएं और जिस प्रकार से ये सारस उड़ रहे हैं मैं भी उड़ करके इनके पास अपने पंख फैलाकर चला जाऊं। जहां जुगल जोड़ी रहती, जुगल का मतलब क्या होता है? जब दो साथ में है, जब सारस नर और मादा दोनों के लिए आया, दोनों जब साथ रहते हैं तो उसके लिए आया है। जब जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, खेतों पर जब सारस की जोड़ी जब रहती है तो मेरा भी मन चाहता है कि मैं भी उड़ करके वहां पहुंच जाऊं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। चुप्पे चुप्पे शब्द का मतलब होता है चुपके चुपके, यानी स्वयं भी मैं भी जो सारस की जो जुगल जोड़ी आपस में प्रेम विहार कर रहे हैं, बैठ करके जो बात कर रहे हैं, ऐसा मन करता है मैं स्वयं भी वहां पर पंख लगा के उड़ जाऊं और उनकी जो प्रेम कहानी है वो वहां बैठ करके मैं स्वयं भी उन हरे हरे खेतों में बैठकर सुन लूं। देख लीजिए इसमें से क्या नहीं आ रहा है एक बार। है कुछ ऐसा जो नहीं आ रहा हो समझ में, कोई इसका भावार्थ नहीं आ रहा हो, शब्दार्थ नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए। बताइए बेटा। नो मैम। हो गया कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। यस मैम।